हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से केवी की पाठशाला पे। बच्चों, आज के सेशन में हम लोग क्लास 6 साइंस के चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के जो रिमेनिंग पोर्शन है उसे आज फिनिश करेंगे। सो इन द लास्ट सेशन जो कि पार्ट 3 था, उसमें हम लोगों ने कई सारे ऐसे कंसेप्ट पढ़े थे जिसमें से डायरेक्टली आपके जो पीरियोडिक टेस्ट होगा वहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें कुछ कंसेप्ट को रिकैप करें तो आप लोगों ने वेनेशन के बारे में सीखा था। उसके बाद आप लोगों ने रूट के बारे में सीखा था कि रूट किस तरह के प्रकार के होते हैं, टैप रूट क्या होता है, फाइब्रस रूट क्या होता है। वेनेशन में आपने देखा था रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है, पैरेलल वेनेशन क्या होता है। इसके अलावे आप लोगों ने सीड के बारे में भी सीखा था। मोनोकॉट सीड क्या होता है, डाइकॉट सीड क्या होता है, कोटिलेडॉन क्या होता है। इन सब के बारे में आप लोगों ने पार्ट 3 में देखा था। तो हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो लास्ट सेशन को नहीं देखे होंगे। कोई बात नहीं, उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाके डायरेक्टली उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। चैनल से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है और बेल के जो नोटिफिकेशन है उसे आपको पुश करना है। तो ये जो कंसेप्ट था हम लोगों ने बच्चों, ये हम लोगों ने सीख लिया था कि मोनोकॉट क्या होता है। मोनो का मतलब होता है सिंगल और डाई का मतलब होता है दो, यानी जिसमें सिंगल सीड होते हैं उसको मोनोकॉट कहते हैं। सिंगल सीड कहने का मतलब कॉटिलेडॉन। अगर सिंगल कॉटिलेडॉन का होगा तो मोनोकॉट, डबल कॉटिलेडॉन का होगा तो वो डाइकॉट कहलाता था। इतनी चीजें हम लोगों ने सीखा था और डिटेल में हम लोगों ने सीखा था। जो बच्चे नहीं देखे हैं उस वीडियो को जाके देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है। अब हम सेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, तो आशा करते हैं आप लोग सेशन को वॉच करने के लिए तैयार होंगे। तो बच्चों, अगला जो हमें कंसेप्ट पढ़ना है वो है ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स। ठीक है, जिस तरीके से आप लोगों ने प्लांट को ग्रुप किया था कुछ सिमिलरिटीज और कुछ डिफरेंसेस के आधार पर, ठीक उसी तरह से आपको एनिमल को भी ग्रुप करना है। कैसे आप उस एनिमल को ग्रुप करेंगे, तो आपके जो चैप्टर में बच्चों दिया हुआ है यहाँ पर देखिए कई सारे एनिमल्स के बारे में आपको एक पिक्चर के रूप में दिखाया गया है। तो अगर आप इस एनिमल को देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है? सर, हमें यहाँ पर कई सारे एनिमल्स दिख रहे हैं। जैसे यहाँ फिश है, फ्रॉग है, टर्टल है, स्नेक है। ठीक है, यहाँ वर्ड्स दिए गए हैं, काऊ है, बटरफ्लाई है, आंट है, कई सारे, रैबिट है। तो ये कई सारे एनिमल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इस एनिमल को दिखाई देने का मतलब है कि आपको इससे ये समझ में आया होगा बच्चों कि एनिमल में भी डाइवर्सिटी होता है। क्या होता है? एनिमल में भी डाइवर्सिटी होता है, यानी सारे एनिमल एक तरह के नहीं होते हैं। उसे ही हम क्या बोलते हैं? डाइवर्सिटी। अगर अलग अलग कोई चीज है तो उसे क्या बोला जाता है? डाइवर्सिटी बोला जाता है। अंडरस्टूड? तो एनिमल में भी डाइवर्सिटी होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि सर हमें टॉपिक जो पढ़ना है ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स, उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा ये होगा बच्चों कि आप उसको क्लासिफाई कर पाएंगे। एनिमल्स को क्या कर पाएंगे? क्लासिफाई कर पाएंगे। जिसमें एक तरह की समानता होगा उसको एक ग्रुप में रख पाएंगे, जिसमें भिन्नता होगा उसके अदर ग्रुप में रख पाएंगे। तो आपसे सवाल इसमें यही पूछा गया है कि आखिर वो कौन सा आधार है जिसके आधार पर हम इन एनिमल्स को ग्रुप कर पाएंगे। ठीक है, तो वो आधार क्या हो सकता है? अब थोड़ा सा इन एनिमल को देख करके आप ऑब्जर्व कीजिए और मुझे बताइए कि वो कौन सा आधार बनेगा जिसके आधार पर हम इन एनिमल्स को ग्रुप कर पाएंगे। तो बच्चों, एक जो आधार आपको यहाँ पर दिया हुआ है वो है आपके मूवमेंट के आधार पर। मूवमेंट करने का मतलब क्या होता है सर? यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको बताया गया है कि यू हैव रिकॉर्डेड द मूवमेंट ऑफ अ फ्यू एनिमल्स। मूवमेंट का मतलब बच्चों कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट बोलते हैं। जानवर भी एक स्थान पर तो रहेगा नहीं। जानवर भी अगर आज यहाँ है तो कल कहीं और होगा, है ना? तो ठीक उसी तरीके से, जिस तरीके से अगर हमें खेलने के लिए जाना है तो हम खेलने के लिए जाना है तो घर से निकलना पड़ेगा ना। तो घर से जब हम निकलते हैं और जब ग्राउंड में पहुंचते हैं तो इस दूरी को कवर करने के लिए कुछ तो मूवमेंट हुआ होगा। और जब कुछ मूवमेंट हुआ तो उसमें कुछ बॉडी पार्ट भी इन्वॉल्व हुए। अगर हम अपनी बात करें, आपकी बात करें, तो जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हमारे कौन सा बॉडी पार्ट इन्वॉल्व होता है? क्या आप हैंड का इस्तेमाल करते हैं? नो सर। तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं? सर, लेग्स इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही। तो अब आपको ध्यान में आ रहा होगा कि ठीक उसी प्रकार से आपने कई सारे एनिमल्स को देखा होगा अपने आसपास, और उन एनिमल्स को देखने के बाद आपको पता चला होगा कि सर अगर हम काऊ की बात करें तो उसके लेग्स इस्तेमाल होते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर एक टेबल बनाया हुआ है। अब उस टेबल में आपको क्या बोल रहा है कि मूवमेंट इन एनिमल्स एंड देयर बॉडी पार्ट इन्वॉल्व। यहाँ पर एनिमल के मूवमेंट कौन से होते हैं, टाइप ऑफ मूवमेंट क्या होता है, और कौन से बॉडी पार्ट इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर क्या है? नेम ऑफ द एनिमल दिया गया है, और यहाँ पर आपको टाइप ऑफ मूवमेंट दिया गया है, और यहाँ पर उसके उस एनिमल के मूवमेंट में जो बॉडी पार्ट इन्वॉल्व है उसके बारे में बताया गया है। आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं।
तो पहली बात हम कर रहे हैं आंट की, तो थोड़ा सा फिगर में देख लीजिए आंट होता कैसा है, ठीक है। अगर आप में से कोई बच्चा नहीं देखा तो यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, ये है आंट, ठीक है। और मुझे मालूम है कि आप सारे लोगों ने आंट को देख रखा है। अब आप मुझे ये बताइए इसको ऑब्जर्व करने के बाद कि इसके कौन से बॉडी पार्ट इस्तेमाल हो रहा है मूवमेंट के लिए। तो आप बोलेंगे सर इसका लेग्स इस्तेमाल हो रहा है। क्या इस्तेमाल हो रहा है सर? लेग्स इस्तेमाल हो रहा है। तो उसी चीज़ को आपको इस कॉलम में जब हम ग्रुप कर रहे हैं उसी चीज़ को लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए नेम ऑफ द एनिमल क्या है सर? आंट है। बॉडी पार्ट यूज्ड फॉर द मूवमेंट लेग्स। अब सवाल उठता है कि सर ये तो हमने लिख दिया कि बॉडी पार्ट इस्तेमाल कौन सा हो रहा है? लेग्स। टाइप ऑफ मूवमेंट क्या हो रहा है सर? अच्छा आप ये देख के बताइए कि टाइप ऑफ मूवमेंट क्या यूज होता है सर? वॉक करता है, क्रॉल करता है। तो यहाँ हम लिख देंगे वॉक एंड क्रॉल। गोट की अगर हम बात करें बच्चों, अब आप में सोच सकते हो कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो गोट को नहीं देखे होंगे। कोई बात नहीं, मैं आपको गोट दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको? ये क्या है? गोट है। अब मुझे आप ये देख के बताइए कि गोट के मूवमेंट के लिए कौन से बॉडी पार्ट इस्तेमाल हो रहा है? क्या टेल हो रहा है? नहीं सर। क्या हेड हो रहा है? नहीं सर। क्या इसके स्टमक हो रहा है? नहीं सर। तो क्या हो रहा है? आप बोलेंगे सर इसके लेग्स इस्तेमाल हो रहे हैं। क्या इस्तेमाल हो रहे हैं? लेग्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो आप इस कॉलम में क्या लिख देंगे? आप इस कॉलम में लिखेंगे इसके लेग्स। तो विच बॉडी पार्ट आर यूज्ड? लेग्स, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए टाइप ऑफ मूवमेंट इसका क्या होगा सर? गोट का टाइप ऑफ मूवमेंट वॉक होता है, जंप होता है। यानी गोट वॉक भी करती है और जंप भी करती है। जब छोटा रहता है ना तो बहुत जंप करता है ये। पिजन की अगर बात करें तो पिजन किस कैटेगरी में बच्चों? पिजन जो है आप बोलेंगे सर वर्ड्स की कैटेगरी में। और जितने वर्ड्स की कैटेगरी में हैं वो सारे के सारे कौन से बॉडी पार्ट इस्तेमाल करेंगे? या तो लेग्स करेंगे या विंग्स करेंगे। और उसके मूवमेंट को हम बोलते हैं वॉक एंड फ्लाई। अब आप बोलेंगे कि सर वॉक कब करता है? पक्षी है, क्या वॉक भी करता है? बिल्कुल करता है। जब वो दाना चुगने के लिए ग्राउंड पर आती है तो वो वॉक करती है, ठीक है। और जब वो फ्लाई कर रही है तो क्या कर रही है? वो अपना विंग्स का इस्तेमाल करती है। वॉक जब कर रही है तो लेग्स का इस्तेमाल करती है। आगे देखते हैं हॉर्स फ्लाई। नेम ऑफ एनिमल में हॉर्स फ्लाई, उसके मूवमेंट को जो हम बोलते हैं वॉक एंड फ्लाई। और कौन से बॉडी पार्ट इन्वॉल्व है? लेग्स एंड विंग। फिश की अगर हम बात करें तो फिश क्या होता है? फिश को देख लीजिए एक बार। यहाँ पर देखिए बच्चों, फिश की अगर हम बात करें तो फिश के मूवमेंट में कौन से बॉडी पार्ट इन्वॉल्व है सर? ये टेल इन्वॉल्व है और ये फिन्स इन्वॉल्व है। तो आप इसमें लिख देंगे टेल्स एंड फिन्स। तो बॉडी पार्ट इन्वॉल्व टेल एंड फिन्स। और टाइप ऑफ मूवमेंट क्या हो जाएगा बच्चों? स्विम्स। तो ये आपको मैच करने के लिए जो पीरियोडिक टेस्ट होने वाला है आपको, अभी जो पहला पीरियोडिक टेस्ट होगा तो उसमें क्या आपको ये पूछ देगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इसको। फ्रॉग की अब थोड़ा सा कोई अदर अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ मैंने 2 और एग्जाम्पल दे दिया है। फ्रॉग की अगर हम बात करें बच्चों तो फ्रॉग क्या करता है? हॉप्स करता है। इस हॉप्स को हम जंप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंप भी बोलते हैं। आपने देखा ना फ्रॉग, यहाँ देखिए फ्रॉग अगर मूवमेंट करेगा तो क्या करेगा? यहाँ से यहाँ जाने के लिए जंप ही तो करेगा ना। क्या करेगा? जंप करेगा, ठीक है। अच्छा इसके जो पंजे के आकार का जो लेग्स होता है ना, इसको हम बोलते हैं हिंड लेग्स, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? जो वेब आकार का जो लेग होता है इसे हम बोलते हैं हिंड लेग। तो इसका बॉडी पार्ट कौन सा इस्तेमाल हो रहा है सर? हिंड लेग। और इसका टाइप ऑफ मूवमेंट क्या होता है सर? हॉप। तो अगर आपसे पूछ दे कि हॉर्स किसका टाइप ऑफ मूवमेंट है तो आप बोलेंगे सर फ्रॉग का, ठीक है। हॉर्स की अगर हम बात करें तो हॉर्स रन करता है और वॉक करता है। और रन और वॉक कोई करेगा तो उसका कौन सा बॉडी पार्ट इन्वॉल्व होगा सर? लेग्स होगा। तो बच्चों इतना चीज देखने के बाद अब क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? इससे इस टेबल को देखने के बाद आपने कंक्लूजन निकाला कि हमने देखा कि एनिमल जो है डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट करने के लिए जो डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट हुआ वो कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट हुआ। तो आपने बोला कि एनिमल कैन फ्लाई, एनिमल कैन रन, एनिमल कैन क्रॉल, एनिमल कैन वॉक, एनिमल कैन हॉप और जंप। तो ये सारे के सारे जो हैं ये टाइप ऑफ मूवमेंट है। तो अगर आपको मैं बोलूं कि 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछते, 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछते कि राइट ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट being used by animals, तो आप बोलेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स being used by animals are as follow: fly, run, crawl, walk, hop और jump, ठीक है। तो इस तरीके से इनका टाइप ऑफ मूवमेंट होता है। तो इतना ही नहीं आपने ऑब्जर्व किया, आपने और क्या ऑब्जर्व किया? आपने ऑब्जर्व किया कि कौन कौन से बॉडी पार्ट इस्तेमाल होता है। तो आपने देखा विंग्स होता है, लेग्स होता है और भी अदर पार्ट्स होते हैं। अदर पार्ट्स अगर बात करें, फिश की अगर बात करें तो उसमें सर टेल्स भी इस्तेमाल हो रहा था, फिन्स भी इस्तेमाल हो रहा था। तो देखा आपने कि किस तरीके से इसके बॉडी पार्ट इन्वॉल्व होता है उसके टाइप ऑफ मूवमेंट में, ठीक है। सो हेयर वी हैव आइडेंटिफाइड एनिमल बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मूवमेंट। तो हम लोगों ने जो ग्रुपिंग का आधार बनाया वो किसके आधार पर बनाया सर? टाइप ऑफ मूवमेंट के आधार पर बनाया और उसके बॉडी पार्ट यूज फॉर द मूवमेंट के आधार पर बनाया। हाउ कैन वी ग्रुप एनिमल बेस्ड ऑन देयर मूवमेंट, ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया। एडिशनली मेनी एनिमल्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन शेप, साइज, स्ट्रक्चर, कलर एंड अदर फीचर। कह रहा है कि इसके अलावे भी कई सारे जो एनिमल हैं वो शेप, साइज, स्ट्रक्चर, कलर में भी अंतर दिखते हैं। ये चीज तो आपने देखा नहीं होगा। कोई एनिमल होता है
वो बड़ा आकार का होता है, साइज भी बड़ा होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, कलर डिफरेंट होगा, क्योंकि डाइवर्सिटी है एनिमल में, है ना। तो जिस तरीके से आपने लाइक प्लांट को ग्रुपिंग किया था, ठीक उसी तरह से कह रहा है कि हमें ग्रुपिंग करने से एनिमल को क्या फायदा मिलता है। अगर आप एनिमल को ग्रुपिंग करेंगे तो उसके डाइवर्सिटी को आसानी से समझ पाएंगे। क्या बोल रहा है, ग्रुपिंग ऑफ एनिमल इज इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग दियर डाइवर्सिटी। समझ में आ रहा है। तो वाई ग्रुपिंग ऑफ एनिमल इज इंपॉर्टेंट, आंसर इज ग्रुपिंग ऑफ एनिमल इज इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग दियर डाइवर्सिटी। ठीक है बच्चों, ओके। आगे आपको एक साइंटिस्ट के बारे में बात किया गया बच्चों। साइंटिस्ट हैं जानकी अमान, बाय प्रोफेशन ये बॉटनिस्ट हैं, और इनकी जो योगदान है, इनकी योगदान था सेव साइलेंट वैली मूवमेंट में। सेव साइलेंट वैली मूवमेंट के बारे में आपको आगे दिया हुआ है। ये जो मूवमेंट था ये बेसिकली केरला में हुआ था, और इन्होंने बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया में बहुत दिनों तक हेड भी रह चुके हैं, यानी ये उसकी अध्यक्षता भी कर चुके हैं। ठीक है, जो चेयरपर्सन जो होता है वह भी रह चुके हैं बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है बच्चों? बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। ओके, अब एक जो टर्म आता है बच्चों यहाँ पर बोटेनिस्ट। बोटेनिस्ट क्या होता है? जब बायोलॉजी को आप डिवाइड करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, तो उसे दो पार्ट में आप डिवाइड करते हैं। एक होता है बोटनी, एक होता है जूलॉजी। बोटनी जो होता है बच्चों, बोटनी जो होता है, बोटनी के अंतर्गत हम प्लांट को स्टडी करते हैं, और जूलॉजी के अंतर्गत क्या करते हैं? एनिमल को स्टडी करते हैं। तो बेसिकली आपको बस इतना ही जानना चाहिए कि बोटनी क्या होता है और जूलॉजी क्या होता है। तो क्या आपने सीखा? जानकी अमाल जो है बाय प्रोफेशन बोटनिस्ट हैं। शी हैड प्लेड अ की रोल इन सेव वैली मूवमेंट। ठीक है, सेव साइलेंट वैली मूवमेंट, अंडरस्टूड। सेव साइलेंट वैली मूवमेंट में इन्होंने एक की रोल अदा किया था, और ये हेड भी रह चुकी हैं किसका? बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बच्चों? कोलकाता में है। कोलकाता में है इसका हेडक्वार्टर, अंडरस्टूड। अब आगे जो हम जिसकी बात कर रहे थे सेव साइलेंट वैली मूवमेंट की, उसके बारे में यहाँ पर आपको स्टोरी दिया हुआ है। आइए रीड करते हैं इसे। दिस इज द रियल स्टोरी ऑफ अ फॉरेस्ट इन पलक्कड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। ये कोई झूठा फिक्सियस स्टोरी नहीं बच्चों। जिस तरह से आप मूवी देखते हैं तो उसमें जो लाइन आता है कि दिस इज बेस्ड ऑन अ फिक्सियस स्टोरी, वो ऐसा कुछ नहीं है। ये एक रियल स्टोरी है। क्या है? ये रियल स्टोरी है। और कहाँ का है? पलक्कड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला का। ठीक है, और ये जंगल की स्टोरी है। इट इज अबाउट प्रिजर्विंग अनटच्ड ब्यूटी ऑफ अ मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी। ये बात कर रहा है मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट की, उसकी सुंदरता की, और वहां पाए जाने वाले रिच बायोडाइवर्सिटी की, अंडरस्टूड। एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब हमेशा सदाबहार रहने वाले फॉरेस्ट। The now famous Silent Valley was saved by remarkable movement led by common people who were not even residing in the vicinity of forest। देखिए, ये जो मूवमेंट था उन लोगों के द्वारा भी किया गया था जो वहां पर नहीं रह रहे थे। वहां पर जो रह रहे थे वो तो इन्वॉल्व थे ही मूवमेंट में, लेकिन इसमें वो लोग भी इन्वॉल्व थे जो वहां पर यानी कि नियर बाई फॉरेस्ट में नहीं रह रहे थे। द बैटल अगेंस्ट प्रपोजल ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम अक्रॉस द कुंती पूजा रिवर परसिस्टेड फॉर 10 ईयर। बच्चों यहाँ पर क्या था? एक डैम बनना था। क्या बनना था? एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनना था। कौन से रिवर पर? कुंती पूजा रिवर पर। तो इसे याद रखिएगा, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनना था कुंती पूजा रिवर पर, और ये कुंती पूजा रिवर कहाँ पर है? केरला में है। और ये जो मूवमेंट था लगभग 10 सालों तक चला, और फाइनली ये जो लोग हैं यहाँ पर जो डैम बनना था उस प्रोजेक्ट को रेसिस्ट किए, और वो डैम वहाँ पर नहीं बना। और आज के समय में आप उसे साइलेंट वैली नेशनल पार्क के रूप में जानते हैं। क्या जानते हैं? साइलेंट वैली नेशनल पार्क के रूप में जानते हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो आप बता पाएंगे कि सर साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वो केरला में है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्लांट एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग्स। अब हमें पढ़ना है कि जो डिफरेंट सराउंडिंग होता है उसका क्या असर होता है प्लांट और एनिमल पर। ठीक है, सो बच्चों जैसा कि आपको मालूम है कि जो जानवर है ना और जो प्लांट जिस सराउंडिंग में रहता है उसी के अनुसार उसका जो बिहेवियर होता है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके बॉडी स्ट्रक्चर भी लगभग उसकी सराउंडिंग के अनुसार ही होता है। अब चूंकि यहाँ पर देख पा रहे होंगे फिश है, फिश जो है पानी में रहती है। फिश चूंकि पानी में रहती है तो इसकी बॉडी कैसी है सर? स्ट्रीमलाइन है। इसकी बॉडी की क्या होती है? स्ट्रीमलाइन है। यहाँ पर आपसे वही क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या इनके मूवमेंट जो होता है उसके सराउंडिंग से अफेक्टेड होता है? तो आप बोलेंगे हाँ सर, मूवमेंट जो होता है वो सराउंडिंग से अफेक्टेड होता है। रीजन क्यों? कि यहाँ पर देख रहे हैं, अ गोट वॉक ऑन द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ लेग। अगर इसके लेग नहीं होगा तो क्या ये वॉक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो अगर ग्राउंड पर इसको चलना है, ग्राउंड पर इसे चलना है तो लेग चाहिए। यहाँ पर इसको मछली को तैरना है जल में तो इसको फिन्स और टेल्स चाहिए। तो देख रहे हैं जैसा सराउंडिंग्स वैसा इसके बॉडी स्ट्रक्चर। तो सराउंडिंग्स का बहुत ही
रोल है इनके बॉडी स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो बॉडी पार्ट्स यूज्ड बाय एनिमल फॉर द मूवमेंट, ये हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। अब यहाँ पर बच्चों समझिएगा, एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन डिफरेंट सराउंडिंग्स, कह रहा है कि जो डिफरेंट डिफरेंट सराउंडिंग्स है आप उसमें देखेंगे कि अलग अलग सराउंडिंग में अलग अलग एनिमल पाया जाएगा। अगर हम सराउंडिंग्स की बात करें तो अब हो सकता है आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको सराउंडिंग का मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा। तो सराउंडिंग्स का मतलब होता है कोई पार्टिकुलर क्षेत्र, कोई पार्टिकुलर रीजन। पार्टिकुलर रीजन की बात करें तो उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं फॉरेस्ट में, ओशियन में, माउंटेन रीजन में और डिजर्ट में। इस तरह से हम एक रीजन को डिवाइड कर सकते हैं। डिजर्ट कहते ही इंडिया में कौन सा ऐसा पोर्शन है बच्चों, इंडिया का कौन सा ऐसा पोर्शन है जहां पर आपको डिजर्ट दिखाई देता है? आप बोलेंगे सर ये वाला जो एरिया है वहां पर डिजर्ट दिखाई देता है, और ये एरिया कहां पर है बच्चों? राजस्थान में है। कौन सा एरिया है जहां माउंटेन दिखाई देता है? आप बोलेंगे कि सर ये वाला जो एरिया है वहां पर माउंटेन दिखाई देता है। ठीक है, माउंटेन वैसे और भी जगह दिखाई देता है, इधर भी दिखाई देता है। ठीक है, तो जहां माउंटेन दिखाई देगा वहां पर के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो डिजर्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा? एक एनिमल, फेमस जो एनिमल है वो है कैमल। ठीक उसी तरह से माउंटेन में जब आप घूमने जाते होंगे तो एक बहुत ही सुंदर सा ट्री दिखता होगा, उसे हम बोलते हैं देवदार ट्री। उसी तरह से अगर हम ओशियन की बात करें, ओशियन में आपको टर्टल या फिश देखने को मिलेगा। लायन की अगर हम बात करें तो आपको फॉरेस्ट में लायन दिख जाएगा। आप और भी आपको इसमें आपको भरना है। जैसे मान लेते हैं डिजर्ट की अगर हम बात करें तो ये जो कैक्टस है यहाँ पर, ये कहाँ पर पाया जाएगा? इन सराउंडिंग्स की अगर हम बात करें तो क्या कैक्टस जो है ओशियन में मिलेगा आपको? माउंटेन में कैक्टस मिलता है क्या? आप बोलेंगे नहीं सर, कैक्टस हमेशा जो है आपको कौन से क्षेत्र में देखने को ज़्यादा मिलेगा? तो कैक्टस जो है वो आपको देखने को मिलेगा डिजर्ट क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर क्या भर देंगे? कैक्टस। क्या भर देंगे बच्चों? कैक्टस। माउंटेन रीजन में ठीक इसी तरह से जिस तरह के देवदार होते हैं और भी कई ऐसे ट्री पाए जाते हैं जो माउंटेनियस रीजन में होते हैं। आपको क्या करना है? थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत करना है। आपको सर्च करना है ट्रीज फाउंड इन माउंटेन रीजन और आपको इसमें फिल करना है। ठीक उसी तरह से कई सारे आपको मेराइन एनिमल दिखेंगे जो आपको ओशन में दिखेंगे, उसका एक नाम आपको यहाँ लिखना है। और फॉरेस्ट में तो आपको बहुत सारे नाम याद होंगे, टाइगर है, चीता है, कई सारे ऐसे नाम याद होंगे, उसमें से एक नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। तो ये आपका होमवर्क है। ये क्या बच्चों? होमवर्क है। अच्छा, इस होमवर्क को कैसे करना है? इस होमवर्क को आपको क्या करना है कि इन सारों को सीक्वेंस वाइज आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। देखिए, आप जितना एक्टिव रोल अदा करेंगे बच्चों उतना ही आपको सीखने को मिलेगा। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ वीडियो को वॉच कर लेते हैं और उसमें से अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है आप उसे फॉलो नहीं करते हैं, तो इस तरीके से आप नहीं सीख पाएंगे। या तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के बताइए या आप अपने नोटबुक पर इसे जरूर करिएगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करने का मन नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने नोटबुक में इसे जरूर करिए। नहीं करिएगा तो आप एग्जाम में नहीं लिख पाइएगा। और अब मुझे मालूम है आप सबको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं, और अगर एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो इतना तो आपको करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम बात कर रहे थे कि डिफरेंट ट्रीज की। तो अब जैसा कि हम लोगों ने देखा जो कैक्टस होता है वो कौन से रीजन में पाया जाता है? ज़्यादा कैक्टस जो है वो डिजर्ट रीजन में पाया जाता है। और देवदार जो है, ये देखिए ये जो ट्री जो है ना, ये देवदार का ट्री है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये देवदार का ट्री है, और देवदार का ट्री जो है वो माउंटेन रीजन में पाया जाता है। अब आप बोलेंगे सर ये दोनों ट्री को खास करके यहाँ पर क्यों दिया गया है? ये इसकी देने का मकसद क्या है? इसकी देने का मकसद है बच्चों, हम पढ़ रहे हैं सराउंडिंग्स की, तो सराउंडिंग्स का कुछ तो असर ट्री पर होता है। आप बोलेंगे हाँ सर। कैक्टस का शेप देखिए और देवदार का शेप देखिए, दोनों में अंतर कुछ दिखाई दे रहा है? सर दिखाई तो बहुत अंतर दिखाई दे रहा है। क्या अंतर दिखाई दे रहा है? सबसे पहले इसका शेप देखिए, इसका शेप कैसे आकार का दिखाई दे रहा है? सर इसका शेप तो एक कोनिकल आकार का दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है बच्चों? एक कोन के समान दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आपको फ्लेसी पार्ट दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? फ्लेसी पार्ट दिख रहा होगा। और इसमें कोई चौड़े पत्ते नहीं दिखाई दे रहे होंगे। इसमें एक थ्रोन मतलब कटीला आपको कांटा का टाइप का पत्ता दिखाई देता है। जो कांटा होता है ना बच्चों, वो लीफ का ही मॉडिफिकेशन होता है। तो कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि क्या सर इस पेड़ में कैक्टस में लीफ नहीं होता है क्या? नहीं बच्चों, कैक्टस में लीफ होता है लेकिन कटीला होता है। क्या होता है? कांटे के रूप में होता है, समझे? थॉर्न के रूप में होता है बच्चों, समझना है इस चीज़ को। और ऐसा क्यों होता है उसका भी रीजन है, ऐसा क्यों होता है। तो आपके मन में सवाल उठना चाहिए था अब तक कि सर एक चीज़ बताइए कि ये आखिर फ्लेसी पार्ट क्यों दिखाई दे रहा है और इसके पत्ते नॉर्मल पेड़ की तरह चौले क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि बच्चों आपको मालूम होगा डिजर्ट एरिया में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पानी की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, और अगर पानी की मात्रा कम पाई जाएगी तो वैसे में अगर ज़्यादा चौड़ा पत्ते होंगे तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा और वो पानी वहाँ उनको उतना मिल नहीं पाता है। इसीलिए इनके पत्ते जो है वो कैसे हो जाते हैं?
कटीले रूप में मॉडिफाई हो जाते हैं। अंडरस्टूड। और ये जो फ्लेसी पार्ट होता है ये पानी को स्टोर करके रखता है, यही कारण है कि ये जो पार्ट है वो फ्लेसी हो जाता है। अंडरस्टूड। अब हम बात करें इसके कोनिकल शेप की, तो जैसा कि आपको मालूम है कि ये माउंटेनियस रीजन में पाया जाता है, तो माउंटेन में खास क्या ऐसा चीज़ है कि जिसके कारण ये कोनिकल शेप हो जाता है। आप बोलेंगे सर माउंटेन में स्नोफॉल होता है, क्या होता है बच्चों? स्नोफॉल होता है बहुत ज़्यादा। स्नोफॉल का मतलब होता है बर्फबारी। तो जब बर्फबारी होगा और अगर ये ब्रॉड इसका होगा, ऊपर का कैनोपी, इसको कैनोपी बोलते हैं, तो अगर उसकी कैनोपी अगर ब्रॉड होगा तो ये पेड़ टूट जाएगा। लेकिन चूंकि ये कोनिकल शेप होता है जिसके कारण जो स्नो जब गिरती है तो स्लाइड हो जाती है। स्नो क्या हो जाती है? स्लाइड हो जाती है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। और अब ये पाया कहाँ जाता है? आपको लद्दाख वाले रीजन में मिलेगा, आपको हिमाचल वाले रीजन में मिलेगा, ये सारे के सारे रीजन में आपको देवदार का ट्री देखने को मिलेगा। अंडरस्टूड। यहाँ उसी चीज़ की चर्चा की गई है बच्चों कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि शेप जो होता है इस तरीके से होता है। तो आपको मालूम है कि देयर इज अ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डिजर्ट, है ना। डिजर्ट में क्या होता है? बहुत कम पानी मिलता है। अ हॉट डिजर्ट इज टिपिकली वेरी हॉट ड्यूरिंग डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट। ये वाले लाइन को याद रख लीजिए, ये वाले लाइन को आप याद रख लीजिए। यहाँ पर मैं इसे और हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए, जो हॉट डिजर्ट होता है वो क्या होता है? टिपिकली वेरी हॉट ड्यूरिंग डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट। बहुत ही ठंडा होती है नाइट में। जो डिजर्ट वाले क्षेत्र होते हैं, जो डिजर्ट वाले क्षेत्र होते हैं वो क्या होते हैं? ड्यूरिंग द डे के समय जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो ये काफ़ी गर्म हो जाती है, लेकिन रात के समय उतनी ही ठंडी हो जाती है ये। ठीक है, तो ये पॉइंट आपसे पूछ सकता है। ठीक है, देयरफॉर यू विल फाइंड प्लांट्स एंड एनिमल इन दिस एरिया कैन टॉलरेट एंड सर्वाइव बोथ हॉट एंड कोल्ड कंडीशन। ठीक है, तो ये सारे के सारे कंडीशन यहाँ पर आपको टॉलरेट कर लेते हैं सर्वाइवल के लिए। अंडरस्टूड। आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या कर रहा है कि ये इसकी चर्चा हमने कर दिया था कि कौन उनके कोनिकल शेप क्यों होते हैं देवदार ट्री की। यहाँ पर दो फिगर दिया हुआ है। जो दो फिगर दिया हुआ है बच्चों, ये दिया हुआ है कैमल का। अब ये जो दोनों फिगर है ना कैमल का, दोनों का देने का मतलब क्या है? दो कैमल के बारे में हमें क्यों बताया गया है? ये जो कैमल है बच्चों, ये कैमल आपको हॉट डिजर्ट में मिलेगा, लेकिन ये जो कैमल है आपको कोल्ड डिजर्ट में देखने को मिलेगा। अब कैमल को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि इसमें क्या सिमिलरिटीज है और क्या क्या डिफरेंसेज है? हाँ सर, हम बता सकते हैं। पहला तो इसकी लेग की जो लेंथ है वो ज़्यादा है, इसकी लेग की लेंथ जो है वो कम है। इसकी जो हुब्स है, इसके जो खुण है, ये देखिए, ये जो है नीचे वाला पोर्शन, इसको हुब्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसके हुब्स जो होते हैं वो वाइड होते हैं। ये क्या होते हैं? हुब्स जो हैं ये वाइड होते हैं। अंडरस्टूड। इसके अलावे आपको क्या दिखाई दे रहे होंगे? इसके अलावे भी कई सारे आपको डिफरेंसेस दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ हम देखते हैं, यहाँ देखिए, कैमल ऑफ हॉट डिजर्ट हैज लॉन्ग लेग्स विद वाइड हुब्स। ठीक है, तो जो हॉट डिजर्ट में है उसके लॉन्ग लेग्स होते हैं एंड वाइड हुब्स होते हैं, जो कि हम लोगों ने देख लिया। और ये लॉन्ग लेग्स क्यों होते हैं? दो कारणों से होते हैं। रेगिस्तान में क्या होता है? ये गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो ज़्यादा अगर छोटे पाँव होंगे तो इनको गर्मी ज़्यादा लगेगी। हुब्स वाइडर होने के कारण ये जो सैंडी वाला पोर्शन होता है, डिजर्ट तो क्या होता है? सैंडी होता है, उस पर बहुत आसानी से ये चल पाते हैं। हुब्स के वाइडर होने का फायदा ये होता है बच्चों कि ये आसानी से चल पाते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, अगर हम दूसरे वाले की बात करें जो कोल्ड डिजर्ट में पाया जाता है, जो बेसिकली लद्दाख वाले क्षेत्र में मिलेगा आपको, उसके पाँव जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, जिसके कारण ये बर्फ पर आसानी से चल पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या देखने को मिल रहा है? इसके अलावा अगर हम बात करें हेयर की, तो यहाँ पर जो हेयर है इसके ज़्यादा हैं, इसके हेयर्स तो कम है ना। इसके हेयर्स तो ज़्यादा हैं, इसके हेयर्स कम है। हेयर ज़्यादा के कारण ये जो कोल्ड में चुकी है तो इसको ठंडी से बचाता है। बाल जो है क्या करती है? ठंडी से बचाता है। अंडरस्टूड। तो कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो इसके हेयर ज़्यादा होते हैं। हॉट डिजर्ट वाले जो कैमल्स होते हैं उसमें हेयर्स कम पानी देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा कुछ और अगर हम बात करें बच्चों, तो इसमें हम्स की एक चर्चा की गई है। यहाँ पर देखिए कुछ उभरा हुआ पोर्शन दिखाई दे रहा होगा, उभरा हुआ पोर्शन दिखाई दे रहा है। उसी की बात आगे की गई है कि इन डिजर्ट फूड इज नॉट अवेलेबल इजिली, कैमल स्टोर फूड इन देयर हम्स। कैमल अपना फूड जो है वो कहाँ स्टोर करता है? ये स्टोर करता है हम्स में। कैमल फाउंड इन हॉट डिजर्ट हैव वन हम्स। जो हॉट डिजर्ट में पाए जाते हैं उसके वन हम्स होते हैं, जबकि जो कोल्ड डिजर्ट में पाए जाएंगे उसके टू हम्स होंगे। तो यह भी एक अंतर है। यहाँ पर देखिए, जो हमने बताया था कि कोल्ड डिजर्ट में पाए जाएंगे उसके हम्स कितने होते हैं? सर 2 होते हैं। और यहीं पर ये अपना कैमल जो है अपना भोजन कहाँ इकट्ठा करता है? ये आपने पढ़ा होगा कि कैमल अपना भोजन जो है ये अपने हम्स में इकट्ठा करते हैं। तो हॉट डिजर्ट में पाए जाने वाले कैमल में 1 हम्स होते हैं, वहीं पर कोल्ड डिजर्ट में पाए जाने वाले कैमल में 2 हम्स होते हैं।
तो ये सारे डिफरेंसेस थे जो डिजर्ट और कोल्ड डिजर्ट में पाए जाने वाले कैमल के बारे में। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब आगे जो एक चर्चा किया गया है बच्चों, वो किया गया है इसके बारे में, रोडोडेंड्रॉन्स के बारे में। अब ये रोडोडेंड्रॉन्स क्या है, यहाँ पर देखिए, कहता है कि माया टॉक्स अबाउट सीइंग प्लांट्स विद ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर्स। जो ब्राइट फ्लावर्स आपको दिख रहा है, रोडोडेंड्रॉन्स इन द सोलर फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरी। अब ये सोलर फॉरेस्ट कहाँ है बच्चों, सोलर फॉरेस्ट ऑफ नीलगिरी की बात हो रही है। तो नीलगिरी का जो क्षेत्र होता है, नीलगिरी का क्षेत्र है वो केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका से मिलकर बनता है। केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु से मिलकर क्या बनाता है, नीलगिरी का एरिया बनाता है। वहीं पर एक फॉरेस्ट है सोलर फॉरेस्ट, ठीक है, जो बहुत फेमस फॉरेस्ट है। वहां पर के जो रोडोडेंड्रॉन्स होते हैं उसकी हाइट जो होती है वो छोटी होती है और उसके पत्तियां जो होती हैं वो छोटे होते हैं। अंडरस्टूड। रोडोडेंड्रॉन जो सोलर फॉरेस्ट में पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, रोडोडेंड्रॉन जो सोलर फॉरेस्ट में पाया जाता है उसकी हाइट कम होती है और पत्तियां भी छोटी होती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा बच्चों, लेकिन वो रोडोडेंड्रॉन जो सिक्किम में पाया जाएगा, वो रोडोडेंड्रॉन जो सिक्किम में पाया जाएगा उसकी जो हाइट है वो कंपेरेटिवली जो सोलर फॉरेस्ट में पाया जाता है उससे ज्यादा होता है, यानी कि टॉलर होता है। तो इससे क्या समझ में आया, इससे बच्चों हमको ये समझ में आया कि सराउंडिंग का बहुत ही ज़्यादा असर होता है किसी भी एनिमल्स पर और किसी भी एनिमल के स्ट्रक्चर पर, साइज पर, कलर पर भी, ठीक है। तो ये सारे जो फीचर्स होते हैं उसके सराउंडिंग के अनुसार ही डेवलप होते हैं। अंडरस्टूड। आगे कह रहा है, सागर टेल्स हिज क्लासमेट दैट ही वेंट टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। सागर कह रहा है अपने क्लासमेट से बड़ा खुश होकर कह रहा है, क्योंकि वो अंडमान निकोबार घूमने गया था तो वो सारी बातें अपने क्लासमेट को बताता है। आप में से भी कई सारे ऐसे बच्चे होंगे ना, जब घूमने जाते हैं तो अपनी स्टोरी अपने क्लासमेट्स को बताते होंगे। ठीक उसी तरह से सागर भी वन ऑफ यू है, तो वो भी अपने क्लासमेट्स को बता रहा है, अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। बोल रहा है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ गया था स्पेशल इवेंट पर अंडमान निकोबार, और वहाँ पर बहुत ही विशाल वेल देखा और कलरफुल फिश भी देखा। क्या देखा, बहुत बड़ा वेल देखा और कलरफुल फिश देखा। कहाँ पर, ओशियन में। कहाँ पर देखा बच्चों, ओशियन में। हिज फादर एक्सप्लेन्ड दैट स्ट्रीमलाइन बॉडी ऑफ फिश हेल्प्स देम टू स्विम इन द वाटर। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि मछलियों का बॉडी कैसा था, स्ट्रीमलाइन बॉडी था, और स्ट्रीमलाइन बॉडी कैसे होने के कारण उसको स्विम करने में मदद मिलती है। यही चीज उसके फादर यानी सागर के फादर ने उसे जब अंडमान निकोबार की यात्रा पर गया था तो उसे सिखाया था। आगे कह रहा है बच्चों कि वी हैव लर्नड दैट द प्लांट एंड एनिमल लिविंग इन पर्टिकुलर रीजन हैव अ स्पेशल फीचर्स। कह रहा है किसी अगर पर्टिकुलर क्षेत्र में कोई एनिमल और प्लांट रह रहा है तो उसमें स्पेशल फीचर्स होते हैं जो उनको बनाते हैं फिट टू सर्वाइव। किसी भी एनिमल और प्लांट को सर्वाइव होने के लिए कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जिसके कारण वो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में वो सर्वाइव कर पा रहे होंगे। जैसा कि हमें मालूम है कि अगर देवदार का ट्री हमें हिमालयन क्षेत्र में मिल रहा है तो वो देवदार का ट्री आपको प्लेन एरिया में नहीं देखने को मिलेगा। अंडरस्टूड। तो कुछ तो ऐसा बात होगा जिसके कारण ये यहीं पर डेवलप हो रहा है, कुछ तो ऐसा चीज होगा। उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं बच्चों एडाप्टेशन। उसे क्या बोलते हैं, एडाप्टेशन। अगर आपको एग्जाम में डिफाइन करने को मिल जाए कि व्हाट इज एडाप्टेशन, आप बोलेंगे एडाप्टेशन इज अ स्पेशल फीचर्स दैट एनेबल्स प्लांट एंड एनिमल्स। ध्यान दीजिएगा, एडाप्टेशन इज अ स्पेशल फीचर्स दैट enables plant and animal to survive in a particular region। कोई दिक्कत नहीं सर। तो एडाप्टेशन वो स्पेशल फीचर्स होता है जिसके कारण कोई जानवर या पौधा किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में सर्वाइव करता है, उसे ही एडाप्टेशन बोलते हैं। अंडरस्टूड। तो एडाप्टेशन की वजह से ही आप लोगों ने देखा था कि एक पर्टिकुलर हाइट पर देवदार का ट्री मिलता है, यानी हिमालयन क्षेत्र में देवदार ट्री देखने को मिलता है। एडाप्टेशन के कारण ही आप लोगों ने देखा था कि कैमल आपको हॉट डिजर्ट में देखने को मिलेगा और कैमल जो है कोल्ड डिजर्ट भी में देखने को मिलता है। कैक्टस आपको देखने को मिलेगा डिजर्ट एरिया में। तो ये सारे के सारे जो है वो किसके कारण होता है, एडाप्टेशन के कारण है। ठीक है, अब एक टर्म जो समझना बच्चों वो है हैबिटाट। हैबिटाट क्या होता है, हैबिटाट एक प्लेस है। हैबिटाट का मतलब होता है प्लेस। कोई भी जानवर या पौधा जिस स्थान पर रहता है उसे ही हम बोलते हैं हैबिटाट। अंडरस्टूड। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें कि हैबिटाट को थोड़ा एग्जाम्पल से हमें समझाइए सर, हैबिटाट क्या होता है, तो हमने बोला जो जानवर जहाँ पर रहता है यानी कि उसके स्थान की बात बताए उसे हम हैबिटाट बोलते हैं। अगर आप बात करें एग्जाम्पल के तौर पर फिश को, तो फिश का हैबिटाट क्या हो जाएगा सर, या तो ओशियन होगा या क्या होगा, पॉन्ड हो सकता है, या क्या हो सकता है, लेक हो सकता है। ये सारे के सारे उसके हैबिटाट हैं। अगर हम बात करें टर्टल की, अगर हम टर्टल सी टर्टल की बात करें तो सी टर्टल कहाँ पर पाया जाएगा, सी टर्टल जो है हमें सी में ही मिलेगा।
सी टर्टल की चर्चा अगर हम करें, सी में मिलेगा या ओशन में मिलेगा। उसी तरह से हमको अगर हम रोडोडेंड्रॉन की बात कर रहे थे तो रोडोडेंड्रॉन कहाँ पर मिल रहा था सर, माउंटेन रीजन में मिल रहा था हमें। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि जो हैबिटाट जो है, अब हैबिटाट का क्या योगदान होता है। अब तक तो हम लोगों ने देखा हैबिटाट, और हैबिटाट का योगदान क्या होता है। तो आप देखेंगे हैबिटाट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन। किसी भी बायोडाइवर्सिटी को शेप करने में, किसी भी पार्टिकुलर क्षेत्र के बायोडाइवर्सिटी कंसेप्ट हम लोगों ने देखा था। बायो का मतलब होता है लिविंग, डाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्नता। जितने भी लिविंग चीज़ों में भिन्नताएं पाई जाती है उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो किसी भी बायोडाइवर्सिटी को शेप करने में, एक आकार देने में ये जो हैबिटाट होता है एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, आगे आपको पढ़ना है बच्चों एक और साइंटिस्ट के बारे में जिनका नाम है सलीम अली। इनका नाम है सलीम अली और इनको हम बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और इनको 1976 में क्या मिला हुआ है, पद्म भूषण अवार्ड मिला है। तो आपसे एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि हु इज नोन एज बर्ड मैन ऑफ इंडिया। आपका आंसर क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताइए। आंसर होगा सलीम अली। सलीम अली को हम बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं और इन्होंने बर्ड डाइवर्सिटी पर बहुत सारे काम किए हैं कि लगभग हर क्षेत्र में जो ट्रैवल किए, इंडिया के कोने कोने को ट्रैवल किए और वहाँ पर पाए जाने वाले जितने भी बर्ड थे उसको एक लिस्ट बनाए, उसको डॉक्यूमेंट किए। ठीक है, और उनके आवास स्थानों को भी डॉक्यूमेंट किया, इसीलिए इसको हम बोलते हैं बर्ड मैन ऑफ इंडिया। अच्छा, केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पर है सर, आप बोलेंगे भरतपुर राजस्थान में पाया जाता है केवलादेव नेशनल पार्क। तो केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पर है बच्चों, भरतपुर राजस्थान में। आगे अगर हम बात करें तो क्या हमें बताया गया है व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच यू कैन ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल बेस्ड ऑन देयर हैबिटाट। अब कह रहा है कि वो कौन सी पॉसिबल तरीका है जो कि हम एनिमल और प्लांट के हैबिटाट के आधार पर हम बांट सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि उनको हम उस आधार पर बांटे कि जो एक लैंड पर रह रहा हो और जो पानी में रह रहा हो। हैबिटाट में अगर हम बात करें, हैबिटाट में के आधार पर अगर हमको बांटना होगा तो हम कुछ एनिमल जो लैंड पर रह रहे हैं उसको एक ग्रुप बनाएंगे और कुछ एनिमल जो वाटर में रह रहे होंगे उस आधार पर हम बनाएंगे। तो हम लोगों ने पहले भी आपको बताया था कि जो लैंड पर रहते हैं उसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटाट, उसको हम क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट। और जो वाटर पे रहते हैं उसको हम बोलते हैं एक्वेटिक, क्या बोलते हैं, एक्वेटिक हैबिटाट। तो याद रहना चाहिए आपको, द प्लांट एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर सीड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटाट। ध्यान रहेगा, हैबिटाट को हम लैंड और वाटर में क्लासिफाई करेंगे और जो लैंड पर रहेगा उसको हम बोलेंगे टेरेस्ट्रियल, जो वाटर में रहेगा उसे हम बोलेंगे एक्वेटिक। अब आपको यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल जो है वो टेरेस्ट्रियल का देना है और कुछ एग्जाम्पल जो है किसका देना बच्चों, एक्वेटिक का देना है। दे देंगे। फिश किस में आएगा, टेरेस्ट्रियल में या एक्वेटिक में, जल्दी से बताओ। फिश किस में आएगा, टेरेस्ट्रियल में या एक्वेटिक में। तो आप जल्दी से बता दिए कि सर फिश जो है एक्वेटिक में आएगा। ठीक है, अच्छा एक्वेटिक में भी अगर क्लासिफाई करें कि एक्वेटिक का क्या होता है, तो एक्वेटिक में एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें बच्चों तो एक्वेटिक हैबिटाट में आएगा पॉन्ड आ जाएगा, लेक आ जाएगा, रिवर आ जाएगा और ओशियन आ जाएगा। इस सारे के सारे जो हैं एक्वेटिक हैबिटाट हैं। ठीक है बच्चों, कैसा है, एक्वेटिक हैबिटाट है। अच्छा, कुछ एनिमल ऐसे भी हैं जो जमीन पर भी रहता है और पानी में भी रहता है, उसको क्या बोलेंगे। आपने तो बोल दिया कि सर जो जमीन पर रहेगा उसको टेरेस्ट्रियल बोलेंगे, जो पानी में रहेगा उसको एक्वेटिक बोलेंगे, लेकिन सर इन दोनों जगह पर रहने वालों को क्या बोलेंगे। तो इन दोनों जगह पर रहने वालों को हम बोलेंगे बच्चों एम्फीबियंस। क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस। क्या बोलते हैं बच्चों, एम्फीबियंस। यहाँ देखिए, यानी कि जो जानवर जमीन और पानी दोनों जगह पर रहेगा उसे हम बोलेंगे एम्फीबियंस। एग्जाम्पल के तौर पर क्या होगा बच्चों, फ्रॉग। फ्रॉग जो है किस कैटेगरी में आएगा, एम्फीबियंस की कैटेगरी में आएगा। ये वाटर में भी रह सकता है और लैंड में भी रह सकता है। अंडरस्टूड, यानी लैंड के ऊपर भी रहेगा और वाटर के ऊपर भी रहेगा, उसे हम एम्फीबियंस बोलते हैं। चलो आप मुझे ये बताओ कि जो टाइगर है वो किस कैटेगरी में आएगा। टाइगर है वो किस कैटेगरी में आएगा, एक्वेटिक में आएगा, टेरेस्ट्रियल में आएगा या एम्फीबियंस में आएगा। जल्दी से बताओ टाइगर किस कैटेगरी में आएगा बच्चों। तो आप में से आंसर आएगा कुछ कि सर टाइगर जो है वो इस टेरेस्ट्रियल की कैटेगरी में आएगा। तो ठीक है, मुझे ये बताओ बच्चों जल्दी से कि फिश किस कैटेगरी में आएगा। तो आप बोलेंगे सर फिश तो है वो एक्वेटिक कैटेगरी में आएगा। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि एम्फीबियंस का उदाहरण कौन सा है, तो आप बोलेंगे कि सर एम्फीबियंस का उदाहरण है फ्रॉग। ठीक है, एक उदाहरण जो है अब आपको यहाँ पर फिल करना है। एक एक उदाहरण हर का
आपको फिल करना है और मैंने बता ही दिया कि कैसे करना है। आइदर आप कमेंट सेक्शन में लिख दो या अपने नोटबुक में लिखो, लेकिन करना जरूर है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या सीखा? आप लोगों ने टेरेस्ट्रियल का कंसेप्ट सीखा, एक्वेटिक का कंसेप्ट सीखा, एम्फीबियंस का कंसेप्ट सीखा। ठीक है, बायोडायवर्सिटी क्या होता है इसके बारे में सीखा। इसके अलावे आप लोगों ने यह भी देखा कि बर्ड्समैन ऑफ इंडिया किनको बोलते हैं, सलीम अली को बोलते हैं। ठीक है, हैबिटाट किसको बोलते हैं? हैबिटाट का मतलब होता है किसी जगह जहां पर एनिमल या प्लांट रहता है उसको हम हैबिटाट बोलते हैं। एडॉप्टेशन करके किसको बोलते हैं कि ये एक स्पेशल फीचर होता है जो किसी एनिमल या प्लांट को सर्वाइव करने में किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में मदद करता है, उसे हम एडॉप्टेशन बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, आगे अगर हम बात करें बच्चों, कहता है कि व्हाट वुड हैपन इफ द हैबिटाट ऑफ द प्लांट और एनिमल इज डैमेज। क्या होगा जब किसी भी एनिमल और प्लांट के हैबिटाट को डैमेज कर देंगे। व्हाट वुड हैपन इफ गोट डज नॉट गेट ग्रास टू ईट। अब यहां पर समझिए, हैबिटाट डैमेज करने का मतलब क्या होता है? हैबिटाट डैमेज करने का मतलब होता है कि किसी भी स्थान के जो नेचुरल चीजें हैं उसमें छेड़छाड़ करना। अगर आप मुझे ये बताइए, अगर सारे ग्रास को हम खत्म कर दें, सारे ग्रास को खत्म कर दें, तो जो गोट हो गया, काऊ हो गया, ऑक्स हो गया, यानी कि वैसे रैबिट हो गया, वैसे एनिमल जो ग्रासेस पर जिंदा रहते हैं, क्या वो जी पाएंगे? आप बोलेंगे नहीं सर, वो तो उनको फूड ही खत्म हो जाएगा, है ना। क्योंकि हमें मालूम है बहुत सारे एनिमल ऐसे हैं जो सिर्फ ग्रासेस पर जिंदा रहते हैं, तो उनका फूड खत्म हो जाएगा तो वो भी मर जाएंगे। यानी कि हैबिटाट में अगर डैमेज करेंगे हम तो क्या होगा? एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अगर हम एक और एग्जांपल लें, फिश को उसके ओरिजिनल हैबिटाट से निकाल के बाहर रखते हैं, तो ये बताओ बच्चों मुझे कि फिश का ओरिजिनल हैबिटाट क्या है? आप बोलेंगे सर फिश का ओरिजिनल हैबिटाट जो है वो तो पॉन्ड है, लेक है, ओशियन है। अगर वहां से निकाल के हम ग्राउंड पर रख देंगे तो क्या वो जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा सर। तो यानी कि हम सर्वाइवल को सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। अगर किसी भी हैबिटाट में छेड़छाड़ करेंगे तो सर्वाइवल भी एनिमल का जो है वो क्या होगा? अफेक्ट होगा। चेक विद योर पेरेंट्स, करा आप अपने पेरेंट्स के साथ चेक कीजिए, ग्रैंड पेरेंट्स से चेक कीजिए, अपने पड़ोसियों से चेक कीजिए, टू नो अबाउट द प्लांट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और एनी अदर एनिमल्स दे यूज टू सी फ्रिक्वेंटली इन देयर चाइल्डहुड बट डू नॉट सी एज ऑफन नाउ। करा अब आपको क्या करना है बच्चों? अब आपको अपने पापा, दादा दादी या अपने आसपास के जो लोग रह रहे हैं उनसे आपको पूछना है कि क्या आपने पहले कभी ऐसा कोई जानवर देखा था जो अब आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इससे क्या कंक्लूजन मिलेगा? अगर आपके पापा बोलते हैं कि हाँ हमारे समय में, यानी जब वो बचपन में थे तो उन्होंने कुछ ऐसे एनिमल के नाम बताएंगे जो उन्होंने देखा, लेकिन अब उस क्षेत्र में वो नहीं है, अब उस क्षेत्र में नहीं है, यानी उस रीजन में नहीं है। तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि इसका मतलब है कि उसका हैबिटाट है वो लॉस हो गया है। हैबिटाट क्या हो गया है? लॉस हो गया है, डैमेज हो गया है, जिसके कारण वो वहां पर नहीं है। यानी कि these changes often happens when habitat are damaged. So the damage to habitat of plant or animal result in the loss of their homes, food and other resources. This lead to the loss of biodiversity. इसको आप नोट डाउन कर लीजिए बुक में कि what happens when the habitat is being damaged. जब हैबिटाट डैमेज होगा तो उसका फूड खत्म हो जाएगा, उसका होम खत्म हो जाएगा और भी कई ऐसी सारी चीजें हैं जो खत्म हो जाती है, और ये जो है बायोडायवर्सिटी के लॉस का कारण भी बनता है। तो ये क्वेश्चन आपको पीरियोडिक टेस्ट 1 में पूछा जा सकता है। अब आइए बच्चों, यहाँ पर कुछ बंगाल टाइगर, चीता और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का इमेज दिखाया गया है। ये जो हैं ये सारे के सारे प्रोटेक्टेड एनिमल्स हैं। ये क्या है? प्रोटेक्टेड एनिमल्स। अब आप बोलेंगे सर प्रोटेक्टेड एनिमल क्या होता है ना? तो प्रोटेक्टेड एनिमल्स वो होते हैं जिनको मुझे लगता है, या सरकार को, आई मीन टू से, मुझे कहने का मतलब सरकार को जो लगता है, सरकार को ये लगता है कि इसकी स्पीसीज की संख्या कम हो रही है। किसी भी स्पीसीज की संख्या कम अगर होगी तो हम क्या करते हैं, किसी भी स्थान के हैबिटाट को बचाने के लिए, उसकी संख्या को सुनिश्चित करने के लिए हम उसे प्रोटेक्शन जोन बना देते हैं और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और यही कारण है कि 1973 में एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसका नाम दिया गया था प्रोजेक्ट टाइगर। तो यह भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि क्या होता है 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर क्यों चलाया गया था? तो टू कंजर्व द बायोडायवर्सिटी एंड टू प्रोटेक्ट द डिक्लाइनेशन ऑफ टाइगर। डिक्लाइनेशन, जो टाइगर का जो डिक्लाइनेशन हो रहा था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, उसकी संख्या, जो उनकी पॉपुलेशन थी उसकी संख्या जब कम हो रही थी, उसकी संख्या को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर को शुरुआत किया गया था 1973 में।
प्रोजेक्ट चीता, अब देखिए चीता इंडिया में खत्म हो गया है, चीता बहुत पहले ही इंडिया से खत्म हो गया था। अब चीता को फिर से इंडिया में क्या किया गया, रीइंस्टेट किया गया। और ये जो है प्रोजेक्ट चीता जो है री इंट्रोडक्शन किया गया 2022 में। तो कूनो नेशनल पार्क आप जानते होंगे मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर इसकी शुरुआत की गई 2022 में। चीता को अफ्रीकन कंट्री से मंगा के वहाँ पर छोड़ा गया ताकि वहाँ का हैबिटाट बच सके और चीता भी हमारे देश में रहे। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान का स्टेट बर्ड है, ठीक है। तो राजस्थान का स्टेट बर्ड क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यह आपको मालूम होगा। तो अगर आपसे पूछे कि प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया था, 1973, क्यों स्टार्ट किया गया था, टू प्रोटेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर, ठीक है। और प्रोजेक्ट चीता कब स्टार्ट किया गया था सर, 2022 में। कहाँ री इंट्रोड्यूस किया गया था सर, कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है सर, एमपी में है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहाँ का स्टेट बर्ड है सर, राजस्थान का। कहाँ का है सर, राजस्थान का। क्या और भी ऐसे स्टेट हैं जिसके जो स्टेट बर्ड है वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, सर्च आउट कीजिए, सर्च आउट करके कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताइएगा कि हाँ सर यहाँ का भी जो है स्टेट बर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। तो कुछ आप अपनी नोटबुक में होमवर्क लिखते रहिए, ठीक है, क्या क्या होमवर्क दिया गया था। मैं आपसे अगला जब चैप्टर शुरुआत करूंगा तब आपसे वहाँ ये चीज़ को पूछूंगा। अच्छा, एक कंसेप्ट जो आपको पढ़ना है बच्चों वो है सैक्रेड ग्रुप्स का। सैक्रेड ग्रुप्स क्या होता है, देखिए सैक्रेड ग्रुप्स बच्चों वो ग्रुप्स होते हैं जो प्रोटेक्टेड जो फॉरेस्ट होते हैं ना, उसमें से हम उसी को हम क्या बोलते हैं, सैक्रेड ग्रुप्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है ना कि उस चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, अंडरस्टूड। सैक्रेड ग्रुप्स आर अनडिस्टर्ब पैचेज ऑफ फॉरेस्ट। मान लेते हैं ये फॉरेस्ट है, ये पूरा एरिया जो है फॉरेस्ट का है। अब पूरे एरिया में कुछ एरिया ऐसे होंगे जहां पर हम चाहते हैं कि यहाँ पर कोई ना जाए, यहाँ पर कोई ना जाए। तो ये जो पैच हो गया वो क्या हो गया, सैक्रेड ग्रुप्स हो गया। यानी कि फॉरेस्ट का वैसा पार्ट जो कि अनडिस्टर्ब हो, दैट इज नोन एज सैक्रेड ग्रुप्स। अब ऐसा क्यों किया जाता है, दीज आर प्रोटेक्टेड बाय द लोकल कम्युनिटी, ठीक है, दीज आर प्रोटेक्टेड बाय लोकल कम्युनिटी एंड इसके न्यूमरस मेडिसिनल प्लांट भी आपको देखने को मिलता है। एंड नो वन इज अलाउड टू हार्म एनी एनिमल एंड कट ट्रीज इन दिस सैक्रेड ग्रुप्स, ठीक है। इवन आप डिस्टर्ब इस एरिया को आप नहीं डिस्टर्ब कर सकते। ऐसा होता है ना कि कई लोग सोचे कि मैं जाके यहाँ देख पाऊँ कि क्या है, नहीं, आप वहाँ अलाउ नहीं होते हैं, ठीक है। सिर्फ अलाउ कौन होते हैं, वहाँ के जो लोकल कम्युनिटी होते हैं, उन्हीं को बोला जाता है कि आप इसका देखभाल कीजिए और इसको प्रोटेक्ट कीजिए, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है ये समाप्त हो गया और ये सारे कीवर्ड्स के बारे में आप लोगों ने सीखा है। एडॉप्टेशन क्या होता है, मोनोकॉट प्लांट क्या होता है, एम्फीबियंस क्या होता है, पैरेलल वेनेशन क्या होता है, एक्वेटिक एनिमल क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है, बायोडायवर्सिटी क्या होता है, सैक्रेड ग्रुप्स क्या होता है, कॉटिलेडॉन क्या होता है, सब्स क्या होता है, डाइकॉट प्लांट क्या होता है, टैप रूट क्या होता है, टेरेस्ट्रियल क्या होता है, फाइब्रस रूट क्या होता है, हैबिटाट क्या होता है, ट्री क्या होता है, वेनेशन क्या होता है, हर्ब्स क्या होता है। हमने एक एक करके सारे कंसेप्ट को इस पूरे 4 पार्ट में आपको इस चैप्टर को खत्म कर दिया। तो बच्चों आशा करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही आपको चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर मिलते हैं आपको क्लास 6 साइंस के चैप्टर नंबर 3 में।